हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी टून में आप सभी का। तो आज हम 3-4 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्टाइपेंड पर। ठीक है, तो आपको पता है, विदित है कि जो स्टाइपेंड है ना, वो प्रथम वर्ष में 70% है, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में आपका 90% हो जाएगा। इस प्रकार से आपका स्टाइपेंड जो है 3 वर्ष के लिए चलेगा परिवीक्षा अवधि के दौरान। ठीक है, तो पहले परिवीक्षा अवधि जो है वो 2 वर्ष का था, अब क्या हो गया, 3 वर्ष का हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको विदित है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो परिवीक्षा अवधि बढ़ा है और जो स्टाइपेंड लागू हुआ है 70%, 80% और 90% का, तो ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है या फिर घाटे का सौदा है। ठीक है, तो अगर प्रथम परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबके साथ अन्याय ही है, क्योंकि पहले साल जो है 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% दिया जाएगा, और जो कटौती हो रहा है 30%, 20% और 10%, उसको रिटर्न भी आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अन्याय ही है कुल मिलाकर के। लेकिन इस नकारात्मक पहलू के साथ साथ एक सकारात्मक पहलू भी, एक सकारात्मक कड़ी भी जुड़ा हुआ है। ये सकारात्मक पहलू जो है वो हमारे बेरोजगारों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। कैसे? क्योंकि इसी स्टाइपेंड की वजह से और परिवीक्षा अवधि बढ़ने के कारण हमारे कई ऐसे अभ्यर्थी, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से ही शिक्षा विभाग में कार्यरत है। ठीक है, तो वो इस स्टाइपेंड की वजह से और परिवीक्षा अवधि बढ़ने के कारण जो है वो जो है ज्वाइनिंग नहीं लेंगे आपके नए भर्ती में, है ना। हर कोई ज्वाइनिंग नहीं लेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसे भी कई हमारे शिक्षक साथी हैं जिनको जगह का प्रॉब्लम है, तो वो तो भाई अपने अगर गृह संभाग या गृह जिले में जाना चाहेंगे तो बिल्कुल उसके लिए ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो एबव 90% ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं जो पहले से शिक्षा विभाग में कार्यरत है, वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे इस नए भर्ती में, इस स्टाइपेंड की वजह से और परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष बढ़ने के कारण। ठीक है, तो जब वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट जो है अपना पद छोड़ेंगे तो भाई निश्चित ही नीचे रैंक वाले हमारे जो बेरोजगार साथी है उनको मिलेगा और भला होगा उनका। ठीक है, तो कई ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी है जो टॉपर है, जिनका नाम ऊपर है या फिर जिनका चयन जो है सुनिश्चित है, तो वो उनके मन में आ रहा है कि भाई हमें तो घाटा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस कारण से वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं। तो भाई मैं मना तो नहीं करता, क्योंकि आपका अधिकार है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। ठीक है, आपका कर्तव्य भी है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य होता है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ें, आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, परंतु आप एक इंसान भी है और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आप जो है हमारे नीचे रैंक के अभ्यर्थियों, बेरोजगार साथियों के बारे में सोचिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं एक पद पाने के लिए। ठीक है, तो यदि स्टाइपेंड के नाम पे ही सही, है ना, शिक्षा विभाग के हमारे कई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते इस नए भर्ती को, तो निश्चित ही उनका पद का फ़ायदा किसको होगा, नीचे रैंक के हमारे बेरोजगार साथी को होगा, और उसको होने दीजिए। ठीक है, आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, दरख्वास्त है आपसे कि जो है स्टाइपेंड पर आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, भले बाद में हम एक साथ होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, हम वादा करते हैं कि आगे चल के हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि हम अगर सिक्योर है, हमको एक पद मिल रहा है, तो भाई हमारे नीचे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं ना जिनको पद चाहिए, है ना, उनके माँ बाप का भी सपना है, उनके भी सपने हैं, तो उनको भी पूरा होने देते हैं, है ना, आप भी पूरा होने दीजिए। ठीक है, बाद में उठा लेंगे जो है इस बात को। और मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, उनसे प्रार्थना है, गुजारिश है, जो पहले से ही शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, कि आप जो है अपने पद को ना छोड़ें, क्योंकि आप अगर नए भर्ती को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, नए भर्ती में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो आपको अपनी सीनियरिटी खोनी पड़ेगी। जो इंक्रीमेंट्स है उनका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी ढेर सारी सुविधा है उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे और फ्रेशर्स कहलाएंगे। सोचिए, आप अपने बैच के ही जो अभ्यर्थी, जो आप जिस बैच में लगे होंगे उस बैच के अभ्यर्थियों का ही जूनियर कहलाएंगे। ठीक है, फ्रेशर तो कहलाएंगे ही, फ्रेशर तो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जब आप ज्वाइन ले रहे हैं, है ना, तो आपको सीधा सीधा एक फॉर्म भरवाया जा रहा है कि अगर आप इस
नए भर्ती में पदस्थापना लेना चाहते हैं तो आप पुराने जो पद है उस पर पुराने जो पद है उस पर इस्तीफा देंगे, ठीक है। आप उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी आगे की प्रक्रिया आपकी हो पाएगी, तो निश्चित ही आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है, आपको ना सीनियरिटी का फ़ायदा मिल पाएगा इस नए भर्ती में, न ही इंक्रीमेंट्स का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो निश्चित है मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है बेरोज़गार साथी हमारे बहुत सारे हैं, नीचे रैंक वाले जो भी कैंडिडेट है, अभ्यर्थी हैं, उनको मौका दीजिएगा, ठीक है। बारंबार गुजारिश आप सबसे। तो साथियों दूसरी बात मैं करूँगा यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के बारे में, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में। तो हमारे कई अभ्यर्थी ऐसी बिना फालतू के बेवजह चिंतित है आय प्रमाण पत्र को लेकर, ठीक है। तो मैं उनसे साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो आय प्रमाण पत्र है वो क्यों लिया जाता है, उसका कारण क्या है उस आय प्रमाण पत्र का लेने का, ठीक है। तो सीधा हम जो है ओबीसी जो है वो फॉर्म भरते हैं तो 2 ऑप्शन रहता है हमारे पास कि हम क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर। तो शिक्षा विभाग को कैसे पता चलेगा कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत। तो इस कारण से आपको आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। अब जो है जिनके पालक जो है उनका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर जो है, सालाना कमाई, सालाना इनकम जो है 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और उनको जनरल में गिना जाता है, ठीक है। तो यदि आप 8 लाख से कम आपका वार्षिक आय है आपके पिता का या फिर आपके जो भी पालक हैं उनका, तो आप निश्चित ही नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और आपको ओबीसी का जो है आरक्षण मिलेगा, ठीक है। इस कारण से जो है विभाग आय प्रमाण पत्र आपसे मांग रही है, ठीक है। और मैं सुना हूँ कि हर कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मांगा जा रहा है, तो हो सकता है कि हर कैटेगरी को मांगा जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ओबीसी को ही इसकी आवश्यकता है आय प्रमाण पत्र देने की। लेकिन अगर मांगा जा रहा है तो बनवा लीजिएगा, और व्याख्याता वालों को तो शायद मेरे ख्याल से नहीं मांगा जा रहा है आय प्रमाण पत्र, ठीक है, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करें तो उनको मांगा जाएगा। तो यही बोलूँगा जो अदर कैटेगरी के हमारे अभ्यर्थी हैं कि आय प्रमाण पत्र में बनाने में तो ज़्यादा खर्च होता नहीं है, 70-75 रुपये में आप लोक सेवा केंद्र में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको बन जाएगा, ठीक है। 70-75 रुपये खर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा आय प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास समय है, आप लगे चाहे ना लगे आप लोक सेवा केंद्र जाइए और अभी से आय प्रमाण पत्र मेरे ख्याल से बनवा लीजिए, यही ज़्यादा बेटर रहेगा, उचित रहेगा, ठीक है। तो ये भी सब क्लियर हो गया होगा आय प्रमाण पत्र का जो भी चिंता हमारे अभ्यर्थियों को था, ठीक है, कि आय प्रमाण पत्र वही लगेगा, जैसे कि बोल रहे थे विगत 3 वर्ष का लगेगा, ठीक है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो सिंपल सा आप पहले से ही बनाते आ रहे थे, अभी तक आपने बनाया आय प्रमाण पत्र वैसे ही बनाइए। 6 महीने का वैलिडिटी होता है और मेरे ख्याल से 1 सत्र के लिए होता है, ठीक है। तो वही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जैसे सिंपल आप बनवाते थे आय प्रमाण पत्र आप वैसे ही बनवाइएगा। और मैं आज के तीसरे मुद्दे पर आऊँ, वो है क्रम, जो शिक्षक भर्ती है उसका क्रम कैसा हो। तो संघ है वो विभाग के सामने एक अपनी बात रखी थी कि भाई जो शिक्षक भर्ती है वो क्रम वाइज हो, जैसे कि पहले वर्ग 1 का हो जाए, फिर वर्ग 2 का, फिर वर्ग 3 का। इसमें क्या होगा कि जो आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 का पहले होगा तो वर्ग 3 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना, लगभग मेरे ख्याल से 500 से अधिक ऐसे कैंडिडेट है जिनका नाम वर्ग 1 और वर्ग 2 में आ रहा है, उनका चयन होना है वर्ग 1 और वर्ग 2 में, ठीक है। तो अगर एक साथ हो जाता है प्रक्रिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है जिनका वर्ग 1 या वर्ग 2 में नाम है और पहले नाम आ जाता है वर्ग 3 में और सिक्योरिटी के कारण जो है वो ज्वाइन कर लेता है वर्ग 3, तो वैसे ही पदों का नुकसान हो जाएगा हमारे नीचे रैंक के अभ्यर्थियों का, ठीक है। तो इस कारण से बैक टू बैक अगर चले, ठीक है, निचले क्रम में जैसे कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, तो इसमें वर्ग 3 वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत सारे पदों का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी चाहूँगा कि इसी क्रम के अनुसार हो, वैसे भी होगा ही, क्योंकि वर्ग 1 में देखिए एक ही जगह पे आपको सत्यापन कराने जाना है, मतलब फटाफट वहाँ का काम जो है निपट जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद वर्ग 2 में की बारी आती है तो 5 संभाग है, तो 5 संभाग में काम होते थोड़ा टाइम लगेगा, तो दूसरे नंबर पर वो हो जाएगा उसका जो है प्रक्रिया, ठीक है। और चूँकि हमारा सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक का जो है जिला वाइज है, तो 28 ज़िले हैं आपके पास, तो 28 ज़िलों में प्रक्रिया होते होते बहुत ज़्यादा लेट लग जाएगा। तो वही है, क्रम जो है 1, 2, 3 के हिसाब से ही होगा और इसमें फ़ायदा है आप सबको, भले लेट लगेगा। इसमें देखिए जैसे कि वर्ग 3 का अगर
लास्ट में होता है तो लेट लगेगा, भर्ती लेट होगी, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा नीचे रैंक के अभ्यर्थी हमारे हैं, साथ ही जो है इंतज़ार कर रहे हैं पदस्थापना की, तो उनके सपने पूरे हो सकते हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट मुद्दे की मैं बात करूं, आरक्षण रोस्टर के संबंध में ढेर सारे प्रश्न थे हमारे सभी साथियों का कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। तो भैया पहले जो लिस्ट निकला था, कुछ ज़िलों में हो रहा था सहायक शिक्षक का, तो वहाँ पे आरक्षण रोस्टर का पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो है प्रक्रिया जो है सत्यापन प्रक्रिया वो स्थगित हो चुका है। अब जैसे ही स्टार्ट होता है जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया फिर से, और नई सूची जारी अगर की जाएगी तो निश्चित ही वो है उसमें जो है आरक्षण रोस्टर का पूर्णतः पालन किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा, और संघ हमारे साथ है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है कि आरक्षण रोस्टर का ठीक से पालन नहीं हो रहा है तो संघ जो है अपना बात जो है शिक्षा विभाग तक पहुंचाएगी, ठीक है। और लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा रोजगार पंजीयन के ऊपर, ठीक है। तो भाई हाई कोर्ट का पहले ही निर्देश है कि किसी भी भर्ती में छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती में आपसे रोजगार पंजीयन नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। वैसे भी अभी कुछ प्रपत्र मैंने देखा था, फिर से प्रक्रिया जो शिक्षक भर्ती का शुरू हुआ था उसमें शायद मेरे ख्याल से उल्लेख करना था प्रपत्र में, ठीक है, रोजगार पंजीयन का। जीवित पंजीयन होना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन उल्लेख करने के लिए कहा गया था। अब देखते हैं जो अब प्रक्रिया होगी उसमें उल्लेख करने के लिए कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। अगर है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। वहाँ जो है पंजीयन का अगर डेट ख़त्म, वैलिडिटी ख़त्म हो चुका होगा तो उसे बढ़वा लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर आपके पास नहीं है रोजगार पंजीयन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके कारण जो है आप अपात्र नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे, अपात्र कर दिया जाएगा तो भैया आप सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और एक ही सुनवाई में आप जीत के आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी दोस्तों आज की वीडियो को बस यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आज की वीडियो जो है आज की बातचीत, आज का चर्चा जो है कैसा लगा आपको बताना है कमेंट करके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।